हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल और मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और मैं गुजरात के वलसाड और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट और क्लिनिकली रेलेवेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में बात करूंगा। आज आपसे मैं बात करूंगा क्या हार्ट पेशेंट्स ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं, और ट्रैवल करते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एंजियोप्लास्टी या हार्ट अटैक की कितना टाइम के बाद वो ट्रैवल कर सकते हैं जो उनके लिए सेफ़ होगा, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या चीज़ों को भूल जाने पर उनको तकलीफ होगी, अलग अलग तरह की हार्ट पेशेंट में किन सावधानियों को रखना है, उस बारे में मैं बात करूंगा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि काफ़ी पेशेंट जब भी एंजियोप्लास्टी होता है वो आते हैं कि साहब गाँव जाना है, जा सकते हैं कि नहीं, अभी हमको वहाँ जाना है, जा सकते हैं कि नहीं, अभी पेसमेकर किया है, जा सकते हैं कि नहीं, फ्लाइट में जाएंगे स्टेंट को दिक्कत तो नहीं होगी, फ्लाइट में जाएंगे हार्ट को दिक्कत तो नहीं होगी। इस तरह के क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आते हैं। या कहीं दूर जाना है जो कि 2 से 3 दिन का ट्रेन जर्नी है, कर सकते हैं कि नहीं, बहुत सारी चीज़ लोगों के दिमाग में आते हैं और लोग कंफ्यूज होते हैं, हमें बार बार पूछते हैं और उन्हें डर भी होता है। कुछ लोगों को कोई माउंटेन ट्रैकिंग वगैरह के लिए जाना है या माउंटेन एरियाज़ में जाना है, हिली एरियाज़ में जाना है, हिल स्टेशन जाना है तो वहाँ जा सकते हैं कि नहीं, कोस्टल एरियाज़ में जा सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में आती है और लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग हमें बार बार पूछते हैं। तो आज इस टॉपिक में मैं इन सारे क्वेश्चंस के बारे में आपको जानकारी दूंगा। आई होप कि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट और क्लिनिकली रेलेवेंट और यूजफुल होगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की क्लिनिकली रेलेवेंट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपके पास हम पहुंचाते रहें, और जब भी हम इस तरह का कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आते हैं आज के टॉपिक के बारे में। सबसे पहले, क्या हार्ट पेशेंट ट्रैवल कर सकते हैं? डेफिनेटली अगर हार्ट का पेशेंट है तो उसको ऐसा नहीं है कि ट्रैवल बैन है, ट्रैवल वो कर सकता है, बस उसको अपने क्या क्या लिमिटेशंस हैं, कितना चीज़ें उसको अलाउड है, कितना एक्सर्शन उसको अलाउड है, उस हिसाब से उसको ध्यान रखने का ज़रूरत है। जिन लोग का पंप फंक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनका हार्ट का एलवी इजेक्शन फ्रैक्शन अगर 30-35% से कम है, चलने फिरने में सांस ज़्यादा फूलती है, या उनको अक्यूट हार्ट फेलियर रिसेंटली हुआ है या रिसेंट हार्ट अटैक हुआ है, वैसे लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि एज़ फार एज़ पॉसिबल एक्सर्शन वाली एक्टिविटीज़ और ट्रैवल वो कंपेरेटिवली ना करें, एटलीस्ट फर्स्ट फ्यू डेज़ में। अगर उनका पंप फंक्शन अच्छा है और उनको चलने में सांस वगैरह नहीं फूलती है, कोई चलने में पेन वगैरह नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली वो एक्सर्शन कर सकते हैं या कहीं भी ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, उसमें इतना दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर किसी का हार्ट फंक्शन पंप का 30-35% से भी नीचे है लेकिन सांस नहीं फूल रही है तो वो भी ट्रैवल कर सकता है। कुछ स्पेसिफिक प्रिकॉशंस का अगर वो ध्यान रखे तो कर सकते हैं। उनके लिए ट्रैवल मना नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है। अक्यूट हार्ट फेलियर या अक्यूट हार्ट अटैक के बाद हार्ट को हील होने में लगभग 6 वीक्स का टाइम लगता है, यानी 6 हफ्ते का टाइम लगता है। इस दौरान हम रिकमेंड करते हैं कि कोई ट्रैवल या इस तरह की एक्टिविटीज़ ना करे तो अच्छा है। ऐसा करने का रीज़न ये नहीं है कि ट्रैवल के दौरान व्यक्ति की जान चली जाएगी, पर इसका रीज़न ये है कि कई बार व्यक्ति ट्रैवल करके ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं, या कई बार ऐसी जगह पे चला जाता है जहाँ पे वो जगह से अनजान होता है कि अगर इमरजेंसी हो तो किसको मिलना है उसको पता नहीं होता। तो वैसे केस में वो पेशेंट के लिए दिक्कत हो जाती है कि उसको अता पता ही नहीं है कि वहाँ नई जगह पे उसको किसको मिलना है, कोई भी इमरजेंसी अगर अराइज होगी तो क्या करना है। और हार्ट पेशेंट्स और हार्ट अटैक के पेशेंट में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जिनको भी तकलीफ आती है वो पहले थोड़े टाइम में या कुछ महीनों के अंदर ही ज़्यादातर आती है। हार्ट अटैक के बाद जिनको भी स्टेंट रिलेटेड क्लॉटिंग या स्टेंट रिलेटेड रीब्लॉकेज का प्रॉब्लम आता है पहले 1-2 महीने या 4 महीने में ही ज़्यादातर आता है। हार्ट अटैक के बाद भी जो भी हीलिंग होती है वो भी पहले 2-4 महीने में ही ज़्यादा होती है, तो इस दौरान ही लोग को ज़्यादातर तकलीफें आती है। तो शुरुआती पीरियड में आपको ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है। अगर आपका हार्ट अटैक आए 1-1.5 साल हो चुका है, ऑलरेडी काफ़ी टाइम बीत चुका है, तो कंपेरेटिवली आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर शुरुआती पीरियड में जब स्टेंट फ्रेश होता है या हार्ट अटैक फ्रेश होता है तो उस समय कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्लॉटिंग होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो वैसे सर्कमस्टेंस में आपको एज़ फार एज़ पॉसिबल ट्रैवल को अवॉइड करना चाहिए। एटलीस्ट अगर लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रैवल है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल का ड्यूरेशन को शॉर्ट रखें। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो आप फ्लाइट को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपका कंपेरेटिवली ट्रैवल ड्यूरेशन कम हो जाता है। हाँ, एयरपोर्ट में वेटिंग का टाइम थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन एयरपोर्ट में ज़्यादातर हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ काफ़ी जगह अवेलेबल रहती है। तो अगर आपको ट्रैवल करना है तो एयर ट्रैवल आप प्रेफर कर सकते हैं। ट्रेन ट्रैवल में ये है कि ट्रेन आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से रुकेगी नहीं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, समझ लीजिए आपकी ट्रेन जर्नी 24 से 48 घंटे की है और चलते समय या ट्रैवल करते टाइम आपको सडनली सीवियर पेन होता है, तो ट्रेन
कहाँ पे है, उस समय किस जगह लोकेटेड है, और क्लोजेस्ट बड़ा हॉस्पिटल जहाँ पे हार्ट का फैसिलिटी अवेलेबल है वो कितने डिस्टेंस में है, वो ना ट्रेन वालों में किसी को पता होगा, ना गार्ड को पता होगा और ना आपको पता होगा। तो वैसे केसेस में आपको तकलीफ हो जाएगी और आपको कई बार प्रॉपर मेडिकल केयर तक पहुँचने में टाइम लग जाएगा। तो हार्ट अटैक के इनिशियल फेज़ में या एंजियोप्लास्टी के इनिशियल फेज़ में एज फार एज पॉसिबल अगर ट्रेन जर्नी करना भी है तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कीजिए, ताकि कम ड्यूरेशन आपको हेल्थ केयर से आप अलग रहें। और अगर आप कहीं जा भी रहे हैं तो भी अगर ट्रेन ट्रैवल आप कम ड्यूरेशन का रखें तो ज़्यादा अच्छा है। रोड ट्रैवल करने में एटलीस्ट ये है कि आपके हाथ में कन्वीनियंस रहता है, आप रोड मैप के द्वारा या कोई चीज़ के द्वारा अपने क्लोजेस्ट जो नज़दीक वाला हॉस्पिटल है वहाँ जा सकते हैं। ट्रेन में आपको वो कन्वीनियंस नहीं मिलती। हालांकि ऑब्वियसली ट्रेन के रास्ते में गड्ढे वगैरह नहीं आते हैं और ट्रेन ट्रैक स्मूथ रहती है तो कंपेरेटिव लोगों को जर्क्स कम लगते हैं, लेकिन जर्क का लगना हार्ट के लिए उतना डेंजरस नहीं है जितना कि लोग सोचते हैं। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो रोड में अगर गड्ढे आते हैं तो उनको तकलीफ तो नहीं आएगी, गड्ढों के में जर्क लगने से स्टेंट हिल तो नहीं जाएगा, हार्ट फेल तो नहीं हो जाएगा, फट तो नहीं जाएगा, पर वैसा यूजली नहीं होता। इस तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत वीक हार्ट वालों के लिए थोड़ा सा स्लो ट्रैवल अगर वो करेंगे या गड्ढों में जाएंगे तो मे भी थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन हार्ट को इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रोड ट्रैवल में लेकिन आपको ये एडवांटेज है कि आपके हाथ में कन्वीनियंस रहेगा कि आपको कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत हेल्थ केयर एक्सेस कर सकें। ट्रेन ट्रैवल में वो कम चांस है। प्लेन ट्रैवल में एडवांटेज आपको ये है कि अगर कुछ भी हो तो आप जल्दी प्लेन में एटलीस्ट थोड़ी बहुत इमरजेंसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती हैं, और जो मेडिकल पर्सनल प्लेन पे रहते हैं या जो है एयर होस्टेस वगैरह रहते हैं, एटलीस्ट बेसिक CPR और बेसिक शॉक डिलीवर करने के लिए ये सब चीज़ों के लिए वो लोग ट्रेन रहते हैं। प्लेन में कई बार इम्प्लांट मतलब एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर डिवाइसेस वगैरह भी अवेलेबल रहता है, तो उससे वो आपको थोड़ा इमरजेंसी केयर तो ज़रूर दे सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि डेफिनेटली वो ट्रेन प्रोफेशनल नहीं है और उनके पास भी बहुत फैसिलिटीज़ या इमरजेंसी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, और कैनुला वगैरह डालने और ये सब चीज़ों के लिए वो लोग उतने ट्रेन नहीं होते हैं, तो आपकी बहुत मदद तो नहीं कर पाएंगे। आप ये एक्सपेक्ट करके तो मत चलिए कि वो आपको पूरा ही बचा लेंगे, लेकिन आप कुछ बेटर आपको सर्विसेज मिल सकती हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेन या एज़ कम्पेयर टू रोड। जैसा कि मैंने कहा, ट्रैवल जितना डिले हो उतना अच्छा, अगर ज़रूरी हो तो आप जा सकते हैं, पर एज़ फार एज पॉसिबल आपको थोड़ा सा अपना ट्रैवल डिले करना है, एटलीस्ट हार्ट अटैक के फर्स्ट फेज़ में या स्टेंट डालने के फर्स्ट फ्यू वीक्स में, क्योंकि स्टेंट में रिलेटेड जो भी क्लॉटिंग होती है, सडन हार्ट अटैक आता है, वो फर्स्ट फ्यू वीक्स में सबसे ज़्यादा आने का चांसेस रहता है। जिन लोग का ही वीक हार्ट है या पंप फंक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब है वो थोड़ा ट्रैवल अवॉइड करें या शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रैवल करें तो ज़्यादा अच्छा है। सेकेंडली, कई लोग पूछते हैं कि साहब घर जा रहे हैं तो एम्बुलेंस में जाना ज़रूरी है क्या, रेगुलर गाड़ी में जा सकते हैं कि नहीं। अगर डिस्चार्ज के टाइम पेशेंट स्टेबल है और इलेक्ट्रिकली स्टेबल है और प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली वो रेगुलर गाड़ी में भी जा सकता है, एम्बुलेंस की ज़रूरत उतनी नहीं है। हाँ, अगर पेशेंट को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं या पेशेंट अनस्टेबल है, इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल है, बार बार धड़कन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो डेफिनेटली एम्बुलेंस का ज़रूरत पड़ेगा, और एम्बुलेंस भी प्रेफरेबली कार्डियक ही होना चाहिए। रेगुलर एम्बुलेंस इसमें अगर स्ट्रेचर है और एक पैरामेडिकल पर्सनल है तो आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, तो उसमें आपको कुछ भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। अगर डेफिनेटली आप किसी हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं या आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस और कार्डियक एम्बुलेंस जिसे बोलते हैं उसमें डिफिब्रिलेशन के फैसिलिटी भी रहता है कि अगर धबकारा नियमित हो तो इमरजेंसी की मेडिसिन भी दे सके, शॉक दे सके, वेंटिलेट कर सके। ये 3-4 चीज़ उसमें अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि हार्ट पेशेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि वो बहुत जल्दी डिटोरिएट करते हैं, और जब डिटोरिएट करते हैं तो उन्हें तात्कालिक सारवार की ज़रूरत रहती है। तो अगर पेशेंट अनस्टेबल है और एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो रहा है तो एम्बुलेंस की ज़रूरत है। घर जा रहा है या घर से दूसरी जगह पे जा रहा है या पेशेंट स्टेबल है, अटैक को थोड़े दिन हो चुके हैं, तो डेफिनेटली ट्रैवल करने के लिए कोई एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं है, आप रेगुलर कार में कर सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आप कार खुद ड्राइव ना करें, क्योंकि इसमें कई बार ऐसा होता है कि तुरंत हार्ट अटैक के बाद जो मेडिसिन दी जाती है उससे लोग को चक्कर आ सकते हैं, लोग अनकॉन्शियस हो सकते हैं। तो वैसे केस में आप खुद अगर ड्राइव कर रहे हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है। स्कूटर या 2 व्हीलर पे भी ड्राइव करना हम लोगों को अवॉइड करने को बोलते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट होने का रिस्क बढ़ जाता है। और स्कूटर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाएगा तो अगर वो पीछे भी बैठ के ड्राइव हो रहा है तो भी वो गिर जाएगा, उसमें एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा है। तो अगर अर्ली डेज ऑफ हार्ट अटैक में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कार में खुद ड्राइव ना करें, बैक सीट पे आप रहे तो सबसे ज़्यादा सेफ माना जाएगा, कोई दूसरा ड्राइव करे। डेफिनेटली जो थोड़ा सा हेल्थ केयर में कंडीशन को समझने में और आपको कुछ ट्रीटमेंट देने में अगर ट्रेंड हो वैसा आदमी तो अच्छा है। हमने कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, उसमें आप घर पर CPR के स्टेप्स को समझ सकते हैं कि अगर किसी को व्यक्ति को सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो CPR वगैरह कैसे देना है। तो घर के सारे लोग अगर CPR में ट्रेंड हो तो ज़्यादा अच्छा है।
एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप कहीं जा रहे हैं या आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल वगैरह कुछ भी कर रहे हैं तो दवाइयाँ मत भूलिए। कई बार लोगों को कोविड टाइम्स में खासकर ऐसा हुआ कि लोग गांव चले गए, दूर चले गए और लोगों की दवाइयाँ छूट गई। दवाइयाँ बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए। अगर आपकी दवाइयाँ मिस हो जाती है और स्टेंट वाले पेशेंट में खासकर अगर हार्ट की दवाइयाँ खून पतला करने की अगर कुछ दिन भी पेशेंट मिस कर देता है तो तुरंत स्टेंट में क्लॉटिंग होने का रिस्क हो सकता है, जान जा सकती है। तो आपको कहीं पे भी जाए दवा का एक्स्ट्रा स्टॉक लेके जाएं। आप इस भरोसे मत जाइए, अगर आप फॉरेन ट्रैवल भी कर रहे हैं तो भी आप इस भरोसे मत जाइए कि वहाँ पे दवा मिल जाएगा। फॉरेन कंट्रीज़ में कई बार रूल्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि आप दवा दुकान में पर्चा लेके जाएंगे तो आपको दवाइयाँ नहीं देगा, क्योंकि वहाँ ओवर द काउंटर मेडिसिन पर्चा दिखा के नहीं दी जाती है। इंडिया में रूल्स कंपैरेटिवली लीनियंट है, वहाँ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, तो वहाँ लोकल डॉक्टर्स का ही प्रेस्क्रिप्शन पर ही आपको मेडिसिन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और कई बार वहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि कार्डियोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट 6 महीने तक लोगों को नहीं मिलता है। तो अगर आपको फॉरेन कंट्री में जाके कोई प्रॉब्लम हुई और दवा खत्म हो गई तो आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगा और दवा भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको अपनी दवा का एक्स्ट्रा स्टॉक लेके ही जाना है। आपको एटलीस्ट कुछ एक्स्ट्रा दिन का भी दवा ले जाए। इसमें एक सिंपल सा टिप है कि जो मेडिसिन का एक्सपायरी डेट दूर है वैसी मेडिसिन का आप 2-3 महीने का स्टॉक लेके चले जाइए। जितना आप समझ लीजिए 2 महीने के लिए जा रहे हैं तो 3-4 महीने का स्टॉक लेके चले जाइए। तो उसमें ऐसा होगा कि जब भी वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होगी आपके पास दवा एक्सेस स्टॉक में अवेलेबल होगी। कोई कारण से अगर कोई एक आध किट खराब भी हो गया या मिस भी हो गया तो भी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक रहेगा मेडिसिन का। और वापस आके अगर आपके पास सरप्लस होती है और दवा चेंज भी हो जाती है तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, इतना दिक्कत नहीं आएगा। कुछ लोगों को अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह में तो उनको हेल्थ इंश्योरेंस लेके जाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है फॉरेन कंट्रीज़ में सडनली अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वहाँ बहुत कॉस्टली हैं, इजीली एक्सेसिबल भी नहीं होती है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस में हेल्थ केयर कवर्ड रहता है, तो वो चीज़ों को आप लेके जाइए, क्योंकि अगर इमरजेंसी सारवार की ज़रूरत पड़ी तो आपको वहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो जब भी आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं या किसी और कंट्री में जा रहे हैं वहाँ ट्रैवल इंश्योरेंस रखें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। जो लोग को पाँव में क्लॉटिंग वगैरह की टेंडेंसी है, पहले की हिस्ट्री है पाँव में एम्बोलिज्म वगैरह की, वो फ्लाइट के दौरान भी थोड़ा चलते रहे, पाँव को ज़्यादा स्ट्रेस न करें, एक समय पर लंबे टाइम तक एक जगह पर ना बैठे रहें, क्योंकि पाँव में क्लॉट बनने का चांस वैसे केस में बढ़ जाता है जिसमें तात्कालिक व्यक्ति की जान जा सकती है। तो एम्बोलिज्म वाले पेशेंट को या क्लॉटिंग की टेंडेंसी वाले पेशेंट को हिदायत दी जाती है कि वो फ्लाइट में भी जाएँ तो एटलीस्ट हर आधे घंटे 1 घंटे में थोड़ा सा पाँव को स्ट्रेच कर लें या थोड़ा चल ले फिर लें, तो उनके लिए अच्छा है, पाँव में क्लॉट नहीं बनेगा। जो लोग को पेसमेकर इम्प्लांटेड है वो लोग को रिकमेंडेड है कि जब भी वो फ्लाइट में मेटल डिटेक्टर से चेकिंग हो रहा है तो वहाँ अपना पेसमेकर का कार्ड दिखा सकते हैं, क्योंकि वो मेटल डिटेक्टर का मेटल मैग्नेट जो है आपके पेसमेकर के करंट कंडक्शन को अफेक्ट कर सकता है, जिससे थोड़ा आपको चक्कर वगैरह आ सकते हैं, सडनली पेसमेकर का काम बंद हो सकता है। तो वहाँ पे आपको आपका पेसमेकर का कार्ड हमेशा साथ रखना है और आप आपके जो भी चेकिंग कर रहा है उसको कार्ड दिखा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट ज़रूरत ये है कि आप जब भी ट्रैवल कर रहे हैं आपका एक हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड रखें, जिसमें आपका क्लोज कॉन्टैक्ट का नंबर होना चाहिए, आपके डॉक्टर का नंबर होना चाहिए, आपकी बीमारी का डिटेल्स होना चाहिए। क्योंकि हार्ट पेशेंट कहीं पे भी जाके अगर अनकॉन्शियस हो गया तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि उसको क्यों अनकॉन्शियस हो गया है। तो आसपास खड़े लोग उस समय अगर पॉकेट चेक करें तो उनको वो कार्ड मिल जाएगा या आपके पर्स में वो कार्ड मिल जाएगा, तो वो आपको तात्कालिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, आपके नियर एंड डियर वंस को तुरंत कॉल कर सकते हैं। तो अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, खासकर अगर डायबिटिक पेशेंट है जिनको हाइपोग्लाइसीमिया का भी रिस्क है, हार्ट पेशेंट है जिनको धबकारी की प्रॉब्लम का रिस्क है, तो वैसे लोगों को डेफिनेटली अपना ट्रैवल आइडेंटिटी कार्ड, हेल्थ कार्ड साथ में रखना चाहिए। आई होप कि इस टॉपिक से मैं आपको कुछ क्लिनिकली रेलेवेंट और यूजफुल पॉइंट्स मिले होंगे जो कि इस बीमारी से रिलेटेड आपको काफ़ी डाउट्स को आपके क्लियर हुआ होगा। और उम्मीद है कि जब अगली बार आपको अगर ट्रैवल करना होगा तो आपको सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस इस वीडियो में मिल गए होंगे। मेरे इस चैनल का बेसिक पर्पज़ ये कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और क्लिनिकली यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए इजीली एक्सेसिबल करना चाहता हूँ, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अपने डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत भी होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने से के बदले कई बार नुकसान भी हो जाता है। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो इसको लिंक के उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में हमें कोई और टॉपिक्स पर वीडियोस करने चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके बारे में हमें बताइए, ताकि सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में हम उन टॉपिक्स को कवर कर सकें। सो दिस इज़ डॉक्टर नवीन अग्रवाल एंड आई साइन ऑफ, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने पेशेंटली मेरा टॉपिक सुना, एंड आई होप कि आपको कुछ क्लिनिकली रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से मिले होंगे। थैंक यू।